नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पैरामेडिकल कोचिंग वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट की क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो स्टार्ट किया था और रदरफोर्ड मॉडल तक मैंने करवा दिया था। आज हम लोग देखेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल की क्या कमियां थी और उस कमियों को हम लोगों ने कैसे दूर किया, कौन कौन से साइंटिस्ट जो थे इसको एक्सप्लेन करते थे। चलिए देखते हैं। तो टॉपिक जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। कि रदरफोर्ड मॉडल की क्या लिमिटेशन रही, लिमिटेशन का मतलब क्या कमियां रही, ठीक है, और इसको हमने कैसे ओवरकम किया। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन हमारे पास क्या थी, ध्यान समझिएगा कि रदरफोर्ड ने ऐसे कहा था कि अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। कल आपको बताया जा चुका था कि न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी वो रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, रदरफोर्ड ने यह भी कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। ये बात रदरफोर्ड ने बता दी थी। ठीक है, कि न्यूक्लियस जो है उसके चारों तरफ जो है ना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या हुई कि रदरफोर्ड से जब पूछा गया कि अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो अपनी एनर्जी लॉस करेगा, और अगर अपनी ये एनर्जी लॉस करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में चला जाना चाहिए था, न्यूक्लियस में चला जाना चाहिए था। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी न्यूक्लियस में नहीं जाता। ठीक है, तो अब ये रदरफोर्ड की कमी हो गई। तो कमी क्या थी कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस then it will lose their energy। ये अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। एंड फाइनली फॉल डाउन इनटू न्यूक्लियस, बट electron never falls down into न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं गिरता। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो अब है ना ये कमी थी। इसके बाद दूसरी कमी क्या थी कि रदरफोर्ड ने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड होता है, और रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रम था वो कैसा था, कंटिन्यूअस था। बट जब आगे चल के बोर वगैरह ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, जब स्पेक्ट्रम की डिस्कवरी हुई तो माना ये गया है कि जो स्पेक्ट्रम था ना वो एक्चुअली में डिसकंटिन्यूअस था। तो ये भी एक लिमिटेशन मान लेते हैं अपन कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड obtained spectrum should be continuous but in actually spectrum was एक्चुअली में स्पेक्ट्रम कैसा था, स्पेक्ट्रम वॉज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये दो लिमिटेशन थी, और सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता है। ठीक है, अब इस कमी को दूर करने के लिए जो अगला मॉडल आता है उसको अपन कौन सा मॉडल कहते हैं, देखिए। तो अगला मॉडल जो हमारे पास कौन सा मॉडल आता है, बोर्स मॉडल। अब बोर्स मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है, देखिए। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं कि इट वॉज बेस्ड ऑन प्लैंक क्वांटम मॉडल। ये किस पर बेस्ड था, प्लैंक क्वांटम मॉडल बेस्ड था। अब दूसरा पॉइंट जो इसने यहां से स्टार्ट की चीजें देखिए समझिए। रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो ऐसा नहीं कि एक ही ऑर्बिटल, मतलब एक ही ऑर्बिट या शेल के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग शेल के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, तो ऐसे जो है बहुत सारे शेल होते हैं। देखिए
ये जो मैंने बना रखा है, जो न्यूक्लियस के सबसे पास में है उसको फर्स्ट शेल कह दिया, थोड़ा दूर जाओगे सेकंड शेल कह दिया, थोड़ा और दूर जाओगे थर्ड शेल कह दिया, ठीक है। अब ये है हमारे, इनको अपन क्या कहते हैं, इनको अपन कह रहे हैं शेल, या इन्हीं का एक और नाम होता है, इन्हीं को अपन ऑर्बिट भी कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो अलग अलग शेल में चक्कर लगाते हैं। और दूसरा पॉइंट ये भी कहता है कि ये शेल क्या होते हैं, मतलब आपसे पूछे कि व्हाट इज शेल, शेल क्या है, ऑर्बिट क्या है, तो सिंपल सी भाषा में बात करें तो शेल क्या है, एनर्जी लेवल। एक लाइन बात करें तो शेल क्या है, एनर्जी लेवल। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल वाले शेल में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जैसे हो सकता है फर्स्ट शेल की एनर्जी अलग हो, सेकंड की अलग हो, थर्ड की अलग हो, इस तरीके से। तो यहां लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in different energy level, है ना। These energy levels are called, these energy levels are called shell, या फिर इसी को अपन क्या कहते हैं, ऑर्बिट। ये जो एनर्जी लेवल है इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, शेल कहते हैं, यानी को क्या नाम देते हैं, ऑर्बिट, ठीक है। इसके बाद रदरफोर्ड ने तीसरा पॉइंट क्या दिया, देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है, और इसको ध्यान समझिएगा, ये यहीं से जो है रदरफोर्ड प्रॉपर चालू होगा, सॉरी बोर। इसके बाद बोर ने क्या कहा आगे, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बोर का जो मॉडल है ना वो केवल तभी एप्लीकेबल है जब किसी एलिमेंट के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। तो ये लाइन में साइड में एक बार मेंशन कर देता हूं कि बोर मॉडल ओनली बेस्ड ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है और इसी से हमारे क्वेश्चन बनेंगे कि बोर का मॉडल तभी एप्लीकेबल होगा जब एलिमेंट के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें H, या फिर He+, या फिर Li+2, ऐसे कोई भी स्पीशीज जिसके पास केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा उनके लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि ये मेरे पास अलग अलग एनर्जी लेवल है इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब ध्यान समझिएगा मेरी बात, ये तो हो गया मेरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो अंदर है, अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस। अब आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होता है और इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारा न्यूट्रॉन्स भी होता है, ठीक है। प्रोटॉन्स जिसको मैं मान लेता हूं P+ और न्यूट्रॉन जिसको मैं मान लेता हूं N0। अब हम क्या करते हैं, देखिए 12th क्लास में एक टॉपिक दे रखा है, आपको पता होगा कि कूलॉम्स लॉ दे रखा है, F = K Q1 Q2 / R²। तो इसको थोड़ा एलेबोरेट करते हैं और कूलॉम्स लॉ से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि बेसिकली क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, है ना, इस तरीके से देखिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और बीच में कौन है, न्यूक्लियस। और इन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं R, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस एरिया को बाहर निकाल रहा हूं। एक तरफ इलेक्ट्रॉन था और यहां मैं लिख देता हूं हमारा कौन था, न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस अभी ऐसे बना देता हूं, न्यूक्लियस, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, R है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैं मान लेता हूं Q1 और न्यूक्लियस के चार्ज को मैं क्या मान लेता हूं, Q2। ये किसका चार्ज है, चार्ज ऑफ, ये चार्ज है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैंने मान लिया Q1 और न्यूक्लियस के चार्ज को मान लिया मैंने Q2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो R है। तो F = आपको पता है क्या रिलेशन होता है, K Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, R²। यहां मैं लिख सकता हूं F = K, Q1 तो चार्ज था इलेक्ट्रॉन का, Q2 चार्ज की अगर बात करूं, ये किसका चार्ज है, Q2 चार्ज है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस का, है ना, और डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा, R²। अब हमें निकालना है कि न्यूक्लियस का चार्ज कैसे निकाला जाता है। तो देखिए न्यूक्लियस का चार्ज निकालने के लिए आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, ओवरऑल चार्ज किस पर होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है। अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है तो वो हो जाएगा P+,
अगर किसी के पास 2 प्रोटॉन है तो हो जाएगा 2p+, 3 प्रोटॉन है तो हो जाएगा 3p+, ऐसे अगर Z प्रोटॉन है तो क्या हो जाएगा Zp+। इसका मतलब यह है कि जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है ना, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस को हम क्या कंसिडर करते हैं, न्यूक्लियस के चार्ज को मैं मान लेता हूं Zp+। Z क्या है यहां पर, Z डिनोट करता है एटॉमिक नंबर को, ठीक है, और P+ किसको डिनोट करता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन को। अब P+ को मैं ना, देखिए सुनिए मेरी बात ध्यान से, कि मैं एक काम करता हूं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को और प्रोटॉन के चार्ज को, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लिख देता हूं मैं माइनस का E और प्रोटॉन के चार्ज को लिख देता हूं मैं प्लस का E। बेसिकली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज इक्वल होते हैं, यानी जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है। अंतर सिर्फ इस बात का है कि एक माइनस का होता है और एक प्लस का होता है। तो माइनस प्लस आने से रिजल्ट पे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, तो अब हम क्या कर रहे हैं, F = K, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, माइनस का E, फिर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। तो देखिए अब न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है बताइए, न्यूक्लियस पे चार्ज है Zp+, तो Zp+ को मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस का E। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा Z, और यहाँ लिख देता हूं माइनस का E, या चलिए ठीक है इसको चलने दीजिए, Z = E, है ना। हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना माना मैंने, -E, और न्यूक्लियस का चार्ज मैंने क्या माना, Zp+, ठीक है। इस P+ को मैंने मान लिया क्या, P+ को प्लस ही मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि जितना चार्ज प्रोटॉन पे होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो प्रोटॉन के चार्ज को मैंने मान लिया +E। तो यहां मैं क्या लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं Z, या लिख देता हूं +E अपॉन यहां कितना आएगा r²। अब आपको बताया कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी में आपको प्लस माइनस लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर ऑलरेडी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ माइनस लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो ओवरऑल रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, F = K, यहाँ आएगा E, इधर क्या आएगा ZE अपॉन कितना आएगा r²। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं कि ZE जब कभी भी लिखा जाएगा तो वो न्यूक्लियस का चार्ज होगा। ध्यान समझिएगा, ZE यहां पर किसका चार्ज है, न्यूक्लियस का। कैसे, अगर किसी के पास 3 प्रोटॉन है तो यहां पर Z की वैल्यू 3 हो जाएगी, किसी के पास 4 प्रोटॉन है तो Z की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो जब कभी भी मैं लिखूं ZE, इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है। तो एक रिलेशन तो मेरे पास क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया मेरे पास F = K E, यहां आ जाएगा ZE अपॉन कितना आ जाएगा r²। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो F = आएगा K ZE² अपॉन कितना आएगा r²। एक रिलेशन तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये कितने पॉइंट हो गए हमारे पास, देखिए पहला पॉइंट तो हमारे पास क्या था कि बोर मॉडल जो है वो किस पर बेस्ड है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पर। दूसरा, बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अलग अलग एनर्जी लेवल वाले शेल या ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। तीसरा कहता है कि बोर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस r मान ली जाए तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो कितना होता है, F = ये रहा KZ² अपॉन r², ठीक है। बात समझ में आ रही है, अब समझिए मेरी बात ध्यान से। तो अब बोर ने क्या कहा कि ये न्यूक्लियस था और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस r है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, पहला फोर्स कौन सा होता है कि फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। और इस फोर्स को अपन क्या कहते हैं, इस फोर्स को अपन नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, F = K ZE² अपॉन कितनी होती है, r², ठीक है। दूसरा फोर्स कौन सा लगता है, देखिए जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करता है इस तरीके से v वेलोसिटी से, तो एक फोर्स और लगता है, ठीक है ना, वो लगता है बाहर की तरफ। एक फोर्स तो लगेगा अंदर की तरफ और एक फोर्स कहां लगेगा, बाहर की तरफ। तो दूसरा फोर्स क्यों लगता है, ड्यू टू सर्कुलर पाथवे एक फोर्स और लगता है, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, F = mv² अपॉन क्या होती है, r। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो बेसिकली 2 टाइप के फोर्स उस पर काम करते हैं। पहला होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा लगता है सर्कुलर पाथवे की वजह से फोर्स। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, ठीक है ना,
तो ऐसा माना जाता है कि इस फोर्स के इक्वल होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा न्यूक्लियस में नहीं गिरता। तो इसका मतलब यह है कि रिजल्ट हमारे पास क्या था, के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, आर से आर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से एम वी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास कितनी आ गई, के जेड ई स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, आर। ठीक है, यहाँ से एम ई हो जाएगा क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा वी ई हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस स्पीड से वो रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। इसके अलावा जेड आपको बता ही दिया, जेड हो जाएगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, आर डिस्टेंस है, ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या था बोहर का, देखिए ध्यान रखिएगा, सारे फॉर्मूले जो हैं आगे चल के काम आएंगे। इससे रेडियस कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो अगला पॉइंट हमारे पास क्या कहता है, पॉइंट 4 ये है कि वैल्यू ऑफ, या ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट in which value of angular momentum, वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है MVR, है ना, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। अगला स्टेटमेंट बोर ने दिया कि एंगुलर मोमेंटम MVR जो होता है वो किसके बराबर होता है, NH अपॉन 2 पाई के। हालांकि इसको प्रॉपर बोर ने एक्सप्लेन नहीं किया कि ये कैसे आता है, MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई आता कैसे है, इसका रिजल्ट कैसे आता है, ये कैसे बनता है, बट इसको आगे मैं बताऊंगा कि ये रिजल्ट बेसिकली आया कैसे और किस तरीके से डराइव हुआ। तो अभी आपको सिर्फ इस पूरी थ्योरी में सिर्फ 2 ही बातें याद रखनी है, एक कि MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई होता है, और दूसरा जो रिलेशन लिखा हुआ है MV स्क्वायर इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर। ये दोनों रिलेशन से हमें आगे कैलकुलेट करना है कि रेडियस कैसे निकाली जाती है, वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, रेडियस कैलकुलेशन। कैसे निकालते हैं ध्यान से समझिएगा। एक रिलेशन तो मेरे पास क्या आया, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, ऐसे ही एम वी आर इज इक्वल टू कितना होता है, एन एच अपॉन क्या होता है 2 पाई, ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगा, एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू आर, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन फर्स्ट, यानी थर्ड की वैल्यू उठा के फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा, एम वी की वैल्यू क्या है मेरे पास, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर का स्क्वायर इजिकल टू कितना आएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, आर। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन इधर क्या बचेगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर इजिकल टू इधर बचेगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हो गया तो यहाँ से हो जाएगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर इजिकल टू के जेड ई स्क्वायर। यहाँ से आर की क्या वैल्यू आएगी, एम से एम भी कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से एम से एम भी कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा एम के जेड ई स्क्वायर। अब यहाँ से एन की जो वैल्यू होती है वो तो शेल हो गई, ऑर्बिट हो गई। ठीक है, ये पता नहीं है कि कौन सा शेल होगा तो ये तो हमें क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। एच आप जानते हो प्लांक कांस्टेंट होता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। 4 पाई की वैल्यू आप जानते हो 3.14 होता है। इसके अलावा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। और
अगर बात करूँ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। के आप जानते ही हो, ये होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। जब इन सारी वैल्यू को रखेंगे तो R इजिकल टू आता है 0.529, यहाँ बसता है n स्क्वायर अपॉन जेड और ये यूनिट आती है एंगस्ट्रॉम में। ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है, डेरिवेशन चाहे याद हो ना हो लेकिन रिलेशन डायरेक्ट याद होना चाहिए। R इजिकल टू 0.529 n स्क्वायर बाय जेड। और एक ये डायरेक्ट पूछा गया है कि R और n में क्या रिलेशन है, तो R इजिकल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 4 स्क्वायर m के जेड स्क्वायर। तो ये दो रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। डेरिवेशन का कोई इशू नहीं है, डेरिवेशन तो आप चाहे याद कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, पर ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग इनके न्यूमेरिकल वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी की कैलकुलेशन करेंगे और एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।